तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप तक के इस YouTube चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पे पूरे देश के युवा को बात करना बेहद ही ज़रूरी बन जाता है। जब एक केंद्र में एक ऐसी पार्टी आए जो जनता के पैसे से केवल अपनी पार्टी के लिए चुनाव ना होने के बावजूद भी वर्चुअल पार्टी के नाम पर चुनाव प्रचार करे, 6 साल के अपने कार्यों का बखान करे, क्रियाकलाप करे और क्रियाकलाप करके एक बार फिर से जनता को धोखा दे। मैं बात कर रहा हूं केंद्र में जो अभी सरकार है बीजेपी सरकार की। दोस्तों अब ये वक्त ऐसा हो चला है कि मतलब सरकार को अब कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण जितने भी आर्थिक स्थिति तंग हुई, बेरोजगारी हुई, लोगों की आर्थिक स्थिति तंग हो चुकी है, लोग भारत के बेरोजगार होते जा रहे हैं, जीडीपी ज़मीनी स्तर पर गिरती जा रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें इनके लिए प्राथमिकता अब नहीं रही गई है। इनके लिए प्राथमिकता ये रह गई है कि किस तरह से आने वाले चुनावी मुद्दों में किस तरह से अपनी पार्टी को जिताया जाए और विपक्षी पार्टी को किस तरह से हराया जाए। यही आजकल हो रहा है कि तमाम देश में जो 58 सीटों के लिए राज्यसभा सीटें क्योंकि खाली हो चुकी हैं, मार्च में चुनाव होने वाली थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उसके चुनाव प्रचार के लिए एक बार फिर से बीजेपी सरकार लोगों से भीख मांगने की शुरुआत कर दी। अलग अलग राज्यों में चुनाव नहीं होने के बावजूद भी वर्चुअल रैली का नाम लेकर के लोगों से मिल रही है, अपने कार्यों का बखान कर रही है। देश में 16 राज्यों में 58 सीटों के लिए अभी जून के महीने में अभी चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान, इन सभी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन सभी राज्यों में एक वर्चुअल रैली होगी जिसमें जनता का पैसा खर्च होगा। जो जनता से सरकार ने लिया था जिन पैसों को जनता को खर्च करने के लिए, उनके पैसों से एक बार वर्चुअल रैली में खर्चा होगा और दूसरी बार चुनाव के लिए खर्चा होगा, जो कि पूरी तरह से जनता का पैसा है। केंद्र सरकार में जनता का पैसा जाता है और केंद्र सरकार को यह चाहिए कि लॉकडाउन के बाद रोजगार से जूझ रहे इस बेरोजगारी में लोगों के साथ खड़ा हो, रोजगार की बात करें। लेकिन इस वर्चुअल रैली में किसी भी रोजगार की बात नहीं की गई, आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बात नहीं करी गई, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करी गई, शिक्षा के ऊपर बात नहीं करी गई और शोषण के ऊपर बात नहीं करी गई। लेकिन बीजेपी पार्टी के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसके बखान किए गए। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं आज के कोरोना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ये बताना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि जिस वक्त हमारा भारत देश सबसे कोरोना के कहर में सबसे निचले स्तर पर था, आज हमारा भारत देश 5वें स्थान पर आ चुका है, 6वें स्थान पर आ चुका है। और एक ऐसा समय था जब इटली पूरे विश्व भर में पहले स्थान पर था। उस देश को हमने कोरोना वायरस के अंकों में हरा दिए हैं। मैं आपको बताता हूं कि अब कोरोना के अपडेट क्या हैं आखिर भारत में। भारत में कोरोना के अपडेट 2,67,249 केस हैं और आज के डेट में हमारे भारत में 1300 से ज़्यादा कहीं केसेस आज बढ़े हैं और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। और पूरे भारत देश में जब तक लॉकडाउन लगा है इस कोरोना के कहर में 7,500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि जो एक देश पहले कोरोना के अपडेट में सबसे पहले स्थान पर आता था वो अब भारत को भी पछाड़ चुका है। सबसे कम केसों के मामले में अब इटली में भारत से कहीं कम केस हैं, 2,35,278 केस हैं। और आज के डेट में इटली की स्वास्थ्य जो विभाग है वो इतना अच्छा हो चुका कि आज के डेट में आप देखेंगे 1 लोगों की मृत्यु भी नहीं हुई और एक भी केस वहाँ पर नहीं दिखा है। ये हाल है और ऐसी स्थिति में हमारे बीजेपी पार्टी अपनी चुनावी प्रचार के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। न कि उनको ये ध्यान देना चाहिए कि भारत की स्थिति कहाँ है, जीडीपी कहाँ गई, रोजगार कहाँ गया, स्वास्थ्य कहाँ गया, शिक्षा कहाँ गया, इस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रमाण भी रखूंगा जिसको आपको जानने के बाद बेहद हैरानी होगी कि आखिर केंद्र सरकार आखिर इस तरह लोगों को झूठा आखिर क्यों बोल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये रैलियाँ हो क्यों रही हैं। आपको पता होगा कि मार्च के महीने में 58 सीटों के लिए राज्यसभा की सीटें जो खाली हुई थी, अलग अलग राज्य के जो एक विधानमंडल होती है, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा के जितने भी विधायक होते हैं मैं आपको बता देता हूं, वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको डायरेक्टली तरीके से चुना जाता है। मतलब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक होंगे किसी राज्य में, उस पार्टी में सबसे ज़्यादा सांसद के सदस्य चुन लिए जाएंगे। और इसी को लेकर के आप अभी देख पा रहे होंगे समाचार पत्र मीडिया सरकार में कि राजस्थान और गुजरात में अभी गहमा गहमी चल रही है। कांग्रेस की जो विधायक हैं उनको रिजॉर्ट में रखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो बिक सकते हैं और कुछ कांग्रेस के नेता भी बिक चुके हैं जिसको बीजेपी सरकार ने खरीद लिया है।
कुल 16 राज्यों में ये चुनाव होने हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ बिहार में जो रैली हुई थी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमित शाह से। लॉकडाउन में कहते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस, कीप 1 मीटर डिस्टेंस, मुंह पर मास्क बांधें। लेकिन इस अमित शाह का क्या, जहां पर बिहार में ये रैली में जा रहे हैं और इनके ऊपर देखिए मास्क भी नहीं लगा हुआ है। आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे देश में रोजगार की, देश की जीडीपी की और बेरोजगारी कितनी है, आर्थिक स्थिति, तंगी क्या है, ये मैं नहीं बोलूँगा। ये एक सर्वे के अनुसार जितनी भी है, जो भी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनकी रिपोर्ट के ऊपर हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि बिहार में जो बातें बोली गई, जो वहाँ के संजय अग्रवाल जो बात हैं, आखिर कितनी बात ज़मीनी स्तर पे फिट बैठती है। पहले आप देखिए, शुरुआत करते हैं अमित शाह के इस रैली बिहार में। देखिए कैसे जाते हैं, इनके मुंह पे मास्क है या नहीं है। इसलिए जैसे ही अभी उनका कार्यालय में आगमन हो चुका है, वो अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो हाल में पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम के सभागार में। अभी वहां से वो पहुंच करके कार्यक्रम को अभी हम सबों को संबोधित करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने कार्यक्रम में जैसे ही मंच पर उपस्थित हो, वैसे जोरदार ताली बजाकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने का काम करेंगे। इसलिए हम सब आपसे आग्रह करते हैं, जैसे ही हमारे अमित शाह जी कुछ पलों में, ऐसे गृह मंत्री जिनके कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले हुए, ऐतिहासिक निर्णय हुए, जिन्होंने भारत की दशा और दिशा बदलने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे माननीय गृह मंत्री हम लोगों के बीच में कुछ ही पलों में उपस्थित होने। तो ये थे बिहार की जनादेश में शामिल हो रहे अमित शाह की तस्वीर, जिसमें इनके कार्यकर्ता सभी के मुंह पर मास्क लगा हुआ है और इनके मुंह पे मास्क नहीं लगा हुआ है, जो कि एक गृह मंत्री की गाइडलाइंस ये कहती है कि लॉकडाउन, अनलॉक 1 में भी या लॉकडाउन आप इसे 5 कह लें, आप बाहर निकलते वक्त आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए, आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री होते हुए भी जनादेश देने जा रहे हैं और इनके मुंह पे मास्क नहीं है। अब मैं बात करना चाहूँगा संजय अग्रवाल की, जो वहाँ पे उस मीटिंग में उपस्थित थे और उन्होंने क्या बोला कि राजनाथ सिंह 24-24 घंटे बैठ करके देश की जनता है उसकी सेवा करते रहे। आप मुझे बताइए कि एक तरफ राजनाथ 24-24 घंटे बैठते हैं और एक तरफ जनता पे रोड मरती है, पैदल चलती है, वजह ये है, और एक तरफ ये केंद्र सरकार ये राजनीति लगाती है कि 85% केंद्र देगी जबकि 15% राज्य देगा। इसमें कहाँ से जनता दे पाएगी? आप एक बात बताइए। इस लॉकडाउन में लोगों की, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? 136 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कोरोना वायरस से नहीं, केवल इस तरह से रोड पे गाड़ियों से चल के मर गए। और एक तरफ ये संजय अग्रवाल इतनी घटिया राजनीति करते हैं, जो ये बोलते हैं कि अमित शाह बैठ करके 24 से 24 घंटे काम करते थे। अगर ये बात अगर सही होती तो रोड पे आज बेरोजगार कभी नहीं नीचे उतरता। सैकड़ों किलोमीटर रोजगार बिल्कुल चले हुए हैं और ऐसी तंगी आ चुकी थी कि खाना खाने के लाले पड़ गए थे। और एक तरफ केंद्र सरकार ये कहती है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और एक तरफ ये कहती है कि आप बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार खाना दे रही। और यहाँ क्या पता चलता है कि सरकार तो खाना दे ही नहीं रही है। अगर सरकार खाना देती तो लोगों में इतना भय नहीं होता और वो बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं होते। सबसे पहले संजय अग्रवाल की बात सुनिए, आखिर वो क्या कहते हैं, फिर हम बात करते हैं बेरोजगारी पे। मूडीज की इस रिपोर्ट में आखिर क्या बात कही है केंद्र सरकार के लिए। मैंने बहुत देखी है और हमेशा सुनने को मिलता है कि मंत्रालय 24 घंटे किसी भी आपदा में काम करते हैं, लेकिन विश्व के इतिहास में पहली बार मैं यह घटना देखा हूं कि कोरोना के महामारी में गृह मंत्रालय ने न केवल माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, बल्कि उनके दोनों राज्य मंत्रियों के साथ 2 महीने तक लगातार 24 घंटे वॉर रूम में बैठ करके जनता का जो ध्यान रखा, उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो ये जो अभी भाषण जिसका सुन रहे थे, ये है चापलूसी नेता संजय अग्रवाल की, जो कि बिहार के नेता हैं। इनको ये फिक्र नहीं है कि बिहार में शिक्षा की लिटरेसी कितनी है, स्वास्थ्य और शिक्षा क्या है। इनको बस फिक्र है कि चापलूसी कितनी अच्छी होनी चाहिए और किस तरह से अपना चुनावी मुद्दा बनाया जा सके और लोगों को ठगा जा सके झूठ बोलकर, वर्चुअल रैली के नाम पर चुनाव करके। मैं आपको बताता हूँ बिहार की लिटरेसी अभी क्या है। बिहार में जो मेल की जो लिटरेसी है 61.8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार है, और जो फीमेल है 71.2 है। तमाम राज्यों से अगर गणना कर लेंगे जो इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कम है और जनसंख्या की दृष्टि से भी कम है, लेकिन बिहार ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में जो तमाम राज्यों के मुकाबले में सबसे कम लिटरेसी रखता है।
मणिपुर में आप देखेंगे 79.2 है, 86.1 है, और नागालैंड में देखेंगे 79.6 है, 82.8 है, सिक्किम में फीमेल की है 81.4 और मेल की है 86.6, गोवा में देखेंगे 88.7 और 92.6। तमाम ऐसे राज्यों को मैंने लिया है जहां की जनसंख्या भी छोटी है और क्षेत्रफल भी छोटे हैं, लेकिन इस पर वो राजनीति नहीं करेंगे, इस पर वो बिल्कुल भी बात नहीं बोलेंगे कि हमारी जो लिटरेसी है वो तमाम राज्यों के मुकाबले में सबसे कम है। इस पर क्या बोला संजय अग्रवाल ने? बिल्कुल भी नहीं है। अगली वीडियो में देखिए आप उन्होंने क्या बोला, फिर हम बात करेंगे अगली बात की। रुपए की भी कहीं घोटाला नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सारे पैसे सीधे गरीबों के खाते में जुड़े। आज मुझे 25 वर्ष पहले का भारत याद आता है जब प्रधानमंत्री श्री कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं और 15 पैसा मिलता है। बिहार ने भी उस समय देखा कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, लेकिन आज यह माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी किसी को। तो ये जो अभी भाषण सुन रहे थे आप, ये संजय अग्रवाल का है जो बिहार के नेता हैं। इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है वो कितनी नीचे गिरी हुई है अन्य राज्यों के मामले में। हमारे भारत की जीडीपी का क्या हाल है, इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि आखिर अभी तक घोटाला नहीं हुआ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पीएम केयर फंड में आप बता सकते हैं कि केंद्र सरकार में जब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कितना पैसा आया, उन पैसों का किस क्षेत्रों में खर्चा हुआ, तो केंद्र सरकार इससे बिल्कुल भी पड़ला झाड़ रही है कि मैं इसको नहीं बता सकता क्योंकि एक आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती है। जबकि आरटीआई के पूर्व मुख्य सदस्य ये बोलते हैं कि आरटीआई के अंतर्गत आती है, ये आपको जानने का अधिकार है, तो भी बिल्कुल केंद्र सरकार इससे पलड़ा झाड़ रही है, मुकर रही इस बात से कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया। आपके पास इसका जवाब है? आपके पास जवाब नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ भारत के देश की जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो कि हमारे राजनेता इस पर बहुत ही राजनीति करते हैं। अगर जीडीपी बढ़ गई तो राजनीति, घट गई तो विपक्ष की राजनीति। आज वर्तमान समय में 3.202 ट्रिलियन डॉलर हमारे देश की जीडीपी है। आपको बड़ी हैरत की बात होगी कि केंद्र की एक सर्वे के अनुसार मूडीज की ये संस्था क्या कहती है कि 2021 और 2020-21 में भारत की जीडीपी शून्य रहने का अनुमान लगाया गया है। ये छोटी बात नहीं है। मूडीज की ये रिपोर्ट करती है कि 2020 और 21 में भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद शून्य रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं धीमी वृद्धि का बढ़ रहा, जो कि मूडीज ने नवंबर 2019 में भारत की रेटिंग परिदृश्य स्थिर से घटा करके नकारात्मक कर दिया है, मतलब निगेटिव कर दिया है। मैं केवल एक ही जीडीपी ये रिपोर्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं आरबीआई की रिपोर्ट बताता हूँ। आरबीआई ने कहा क्या कहा है, जीडीपी ग्रो इन 2020-21 लाइकली टू बी नेगेटिव, आरबीआई गवर्नर, मतलब जीडीपी बिल्कुल नीचे जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई ने क्या कहा है। आरबीआई ने कहा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में नकारात्मक क्षेत्र में होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप ने अधिक गतिविधियों को बाधित कर दिया है। इस पर किसी नेता ने बात नहीं की, लेकिन इस पर जरूर बात की कि इन 6 सालों में किस पर बात हुई है। 3 तलाक, 370, स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर स्ट्राइक और CAA, नागरिक संशोधन विधेयक, इस पर बातें की गई हैं। बिहार की वर्चुअल रैली में अमित शाह ने एक बात बोली, लोकतंत्र के बारे में। जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, सबसे लोकतंत्र का उपहास नहीं हुआ है, आलोचना नहीं हुई, जबकि लोकतंत्र बहुत अच्छा हुआ है। और आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि एक सर्वे के अनुसार हमारे देश का लोकतंत्र कहीं 10 अंक पीछे फिसल गया है। मैं बीजेपी सरकार 2019 की ही बात कर रहा हूँ। इसी में आप देख पाएंगे, एक रिपोर्ट मैं आपको करता हूँ, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 के डेमोक्रेटिक इंडेक्स की वैश्विक स्थिति और रैंकिंग में जो भारत की स्थिति है ना, वो 91वें स्थान पे है और 10 अंक नीचे फिसल चुकी है। मतलब ये थी 61वें स्थान पे और 91वें स्थान पे आ चुकी है। ये मैं बीजेपी सरकार के आने के बाद की बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि किस दृष्टि से अमित शाह ने ये बात कही कि आखिर लोकतंत्र में भारत सबसे आगे है और विश्व में भी पहले स्थान पर आता है, जबकि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत 10 पायदान नीचे फिसल चुका है। भारत का समग्र स्कोर 2018 में 7.23 से गिर करके 6.90 हो गया। 6.90
ये है डेमोक्रेटिक इंडेक्स। देश के पूरे 165 स्वतंत्र देशों की ये निगरानी में और सर्वे में ये रिपोर्ट आई है कि हमारे भारत की डेमोक्रेटिक जो है ना वो 10 पायदान नीचे गिर चुकी है, मतलब 91वें स्थान पर आ चुकी है और पिछले साल वो 61वें स्थान पर थी। अब आप देख सकते हैं कि देश के राजनेता किस तरह से झूठ बोल करके इस देश के नागरिकों को ठग रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति तैयार कर रहे हैं। और इस प्रकार की वर्चुअल रैली मुझे लगता है इस प्रकार की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश का पैसा देश की जनता को खर्च किया जाना चाहिए, न कि किसी राजनेता और पार्टी के राजनेता को और किसी पार्टी को। तो ये है सच्चाई वर्चुअल रैली की और किस तरह से राजनेता झूठ बोलकर इस चुनावी मुद्दे को गर्म कर रहे हैं और अपनी पार्टियों को जिताने के लिए न जाने क्या से क्या कह रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं, इतनी सारी रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या बातें ज़मीनी स्तर पे सही है और कितनी बातें सही हैं, गलत हैं। मिलते हैं अगले मुद्दे की तरफ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।